हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग BHDS 183 जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है, उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बार बार पेपर में आए हैं पिछले 10 साल में, तो ये प्रश्न आपको अपने पेपर के लिए करके ही जाने हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रश्न कल सेम टू सेम आ जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न एक से। प्रश्न एक आपसे पूछ रहा है कि अनुवाद की परिभाषा दीजिए और अनुवाद के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि एक तो अनुवाद क्या होता है और उसके टाइप्स बताओ डिफरेंट डिफरेंट। ओके, अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अनुवाद सिर्फ वर्ड्स का बदलाव नहीं होता। अनुवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषिक और सांस्कृतिक प्रोसेस है। इसका मतलब अगर हम समझें, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझें तो एक भाषा में जो विचार, भाव और सोचना है उसे दूसरी भाषा में इस तरह से हमें प्रेजेंट करना होता है कि ओरिजिनल मीनिंग, उसका असली महत्व जो है, उसका जो फीलिंग है, पर्पस है, वो सेफ रहे। ठीक है, आज के टाइम पे हमारा आसपास की दुनिया इतनी बदल रही है तो इसमें अनुवाद और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अलग अलग भाषा, संस्कृति और सोसाइटी के बीच संवाद पॉसिबल कर पाते हैं। ओके, अगर जैसे कि आप कोई ऐसा लिटरेचर टेक्स्ट है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, हमारे लिटरेचर वाले आर्टिस्ट हैं इंडिया में जो हिंदी में ही लिखते हैं, तो अगर हमें उनकी बोली को या फिर उनके फेमस टेक्स्ट को बाहर पहुंचाने तो हमें उनका अनुवाद करना पड़ेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि हम बाहर के वर्ल्ड तक हमारी आवाज पहुंचा सके। ओके, अनुवाद की आपको स्टैंडर्ड परिभाषा यानी कि जो जरूरी परिभाषा है वर्ड टू वर्ड वो यहाँ दे रखी है, आपको ये लर्न करनी है, बहुत जरूरी है। देखो, एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में अर्थपूर्ण, स्वाभाविक और स्वीकार्य रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, अनुवाद का मतलब सिर्फ शब्द बदलना नहीं बल्कि अर्थ, उसका कंटेक्स्ट, भाव और सांस्कृतिक एलिमेंट्स को पुनः सृजन होता है। ओके, यहाँ पे आपको कई लोगों की भी डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको ये भी पढ़नी जरूरी है पेपर के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुवाद के विभिन्न प्रकार। तो अनुवाद को प्रकृति, पर्पस और मेथड के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है शब्द अनुवाद। ओके, इसको हम लिटरल ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग वर्ड टू वर्ड यानी कि स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में लगभग शब्दश यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर ज्यादातर चेंज नहीं होता। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसको हमने लिखा वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो हमने वर्ड टू वर्ड यानी कि कुछ ऐड नहीं करा, कुछ हटाया नहीं, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसको अनुवाद करके लिख दिया। ओके, ये बेसिकली वैज्ञानिक एवं सरल वाक्यों के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, फिर आता है भाव अनुवाद, इसको कहते हैं सेंस या फिर सीमेंटिक ट्रांसलेशन। यहाँ पे वर्ड्स नहीं, भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसलेटर ओरिजिनल फीलिंग को प्रायोरिटी देता है। जैसे कि सेंटेंस है ही ब्रोक माई हार्ट, तो अगर हम इसका शब्द अनुवाद करेंगे तो वो आएगा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन जब हम इसका भाव अनुवाद करेंगे तो लिखा जाएगा कि उसने मुझे गहरा दुख पहुंचाया। यहाँ पे भाव पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है मुक्त अनुवाद यानी कि फ्री ट्रांसलेशन। यहाँ पे अनुवादक अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकता है, उसको किसी शब्दों के बांध से बांधा नहीं जाता। ठीक है, उसे केवल संदेश जो सेंटेंस में बताया गया है वो क्लियरली आगे मैसेज देना होता है। ओके, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो अनुवादक ने लिखा जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते या फिर भाव को नहीं देते, अपने हिसाब से अनुवादक जो है चीजें लिखता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है शाब्दिक भावात्मक अनुवाद। इसका एम होता है यानी कि जो पढ़ रहा है, पाठक जो है, वह उसी पे ना मतलब इफेक्ट पड़े जो ओरिजिनल रीडर पे पड़ा। यानी कि अगर मैंने कोई लाइन लिखी है तो जिस भाव से मैंने लिखी है, जिस उस लाइन को लिखते हुए वो जो मुझे फील हुआ वही सामने वाले को फील हो। ओके,
तो इसमें ना बेसिकली बहुत ऐसे सेंटेंस जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं ना वो लिखे जाते हैं, जैसे कि नो एंट्री, प्रवेश निषेध। तो पब्लिक नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली ये यूज होता है। ओके, फिर आ जाता है सांस्कृतिक अनुवाद यानी कि कल्चरल ट्रांसलेशन। इसमें कल्चर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कर कर कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट की जाती हैं, यानी कि कुछ चीजें ऐसे होती हैं, जैसे कि अगर मैं थैंक्स गिविंग बोलूं तो थैंक्स गिविंग हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिया में उस शब्द को समझेंगे नहीं। तो हमें हर कल्चर के, हर कंट्री के हिसाब से उस वर्ड का अनुरूप जो है ढालना होता है। ओके, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दे रखा है थैंक्स गिविंग डिनर, तो हम अगर इंडियन पीपल के लिए वो लिख रहे हैं, इंडियन लोगों के लिए, तो हम लिखेंगे पारिवारिक उत्सव का भोजन। ओके, फिर आ जाती है साहित्यिक अनुवाद यानी कि लिटरेरी ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें हम पोयम, स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामा, इन सब के अनुवाद करते हैं। यहाँ लैंग्वेज के साथ स्टाइल, इमोशनल डेप्थ, ये सब मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गए अनुवाद के टाइप। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इससे पढ़ोगे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 हमसे कह रहे हैं अनुवाद में समतुल्य, यानी कि समतुल्य मतलब समतुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस से आप क्या समझते हैं। यूजीन नाइडा की औपचारिक समतुल्यता एवं गीतशील कार्यात्मक समतुल्यता की व्याख्या कीजिए। इस इंसान के बारे में हमने ऊपर भी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताना है कि समतुल्यता का पहले तो मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इसको कहते क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज का टेक्स्ट उसकी सोर्स लैंग्वेज के मीनिंग, फीलिंग, पर्पस और इम्पैक्ट के सबसे क्लोज हो। यानी कि जैसा सेंटेंस मैंने इंग्लिश में लिखा या हिंदी में लिखा, जब वो एक हिंदी वाला राइटर पढ़े, जैसे इंग्लिश में मैंने कोई सेंटेंस लिखा, तो जब वो हिंदी वाला राइटर पढ़े तो उसको वो मीनिंग सेम समझ आए, वो फीलिंग सेम फील हो और उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही रहे। ओके, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स का मैच काफी नहीं होता, इसमें अर्थात्मक, भावात्मक, सांस्कृतिक और कम्युनिकेशन सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किए है यूजीन निडा ने। ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है आपको। ओके, अब हम देखते हैं इसके 2 टाइप्स। सबसे पहला आ जाता है आपका फॉर्मल इक्विवेलेंस यानी कि औपचारिक समतुल्यता। इसमें सोर्स लैंग्वेज के फॉर्म और स्ट्रक्चर को मैक्सिमम प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि जो सेंटेंस आपका इंग्लिश में दे रखा है, जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो उसको बिल्कुल सेम टू सेम रखोगे। ओके, उसका ग्रामर सेम रखोगे, व्याकरण सेम रखोगे, वर्ड टू वर्ड फोकस रखोगे। ओके, जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। तो यहाँ पे आपने सेम लिखा हिंदी में कि आत्मा इच्छुक है पर शरीर दुर्बल है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड रखा है आपने। ओके, यह अनुवाद बेसिकली आपका एकेडमिक स्कूल के टाइम, स्कूल के किताबों के टाइम और रिलीजियस टेक्स्ट, इन सब में बहुत काम आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक या फिर फंक्शनल इक्विवेलेंस। इसको हम कहते हैं गतिशील या फिर कार्यात्मक समतुल्यता। इसका एम होता है कि टारगेट रीडर भी वही फील करे जो ओरिजिनल रीडर फील कर रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे फीलिंग्स का है कि जो सेंटेंस पढ़ के जैसा भाव मुझे फील हो रहा है वो इंग्लिश में जब कोई पढ़े तो उसको भी सेम फील हो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक, सेम सेंटेंस, पर यहाँ पे लिखा क्या गया, अनुवाद क्या करा गया, मन तो तैयार है लेकिन तन साथ नहीं देता, है ना, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये होता है आपका डायनेमिक या फिर फंक्शनल इक्विवेलेंस। ओके, ये नेचुरल होता है, आसानी से समझा जा सकता है। ओके, यहाँ पे आपको एक टेबल के थ्रू भी मैंने समझाया है, तो ये टेबल पढ़ लेना, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। विनय एवं दार्बलिने ने द्वारा प्रतिपादित अनुवाद की विभिन्न प्रविधियां का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए, यानी कि आपको प्रोसीजर बताने हैं इनके कि कैसे फॉलो होती हैं। और ये दिए किसने हैं, 2 लोगों ने दिए हैं जिनका नाम है दिया गया है विनय एंड दार्बलिने। ठीक है, ये प्रोसीजर दिए गए इन दोनों के द्वारा।
इन्होंने अनुवाद को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड्स में डिवाइड करा था। सबसे पहले आ जाता है एक तो प्रत्यक्ष अनुवाद यानी कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके कुछ कुछ तरीके इन्होंने बताए, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है बोरोइंग यानी कि उधार लेना, वर्ड को जैसे का तैसा ले लेना, यानी कि जो जैसा इंग्लिश में लिखा गया उसको वैसे ही हिंदी में लिख देना, जैसे कि कंप्यूटर का कंप्यूटरी, योगा का योग, सेम, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कैल्क यानी कि अनुकरण। इसमें हम क्या करते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन बट टारगेट लैंग्वेज स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि जो वर्ड दे रखा है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमें भाव वही फील हो, सेम सेम चीजें रहे, ओके। यानी कि देखो स्काई स्क्रेपर गगनचुंबी इमारत, तो आपको समझ आ रहा है ना दोनों शब्दों से, तो ये हो गया कैल्क। फिर आता है शब्दानुवाद जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये तीनों जो टाइप हैं ये आते हैं आपके प्रत्यक्ष अनुवाद में। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष अनुवाद यानी कि ओब्लिक ट्रांसलेशन। इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, सबसे पहला आ जाता है रूपांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन। इसमें ग्रामर कैटेगरी चेंज जो है वो डिसाइड करता है, यानी कि इसमें इधर उधर हो सकते हैं वर्ड्स, ओके। जैसे ही डिसाइडेड क्विकली, उसने शीघ्र निर्णय लिया, तो यहाँ देखो 3 लेटर हैं या 4 हो गए, है ना, तो ये हो गया। फिर आता है आपका मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हम लोग व्यू पॉइंट चेंज करते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वर्ड का उसको मॉडिफाई कर दिया वर्ड को। इम्पॉसिबल हमें नहीं आता हिंदी में, तो हमने लिख दिया यह संभव है, ठीक है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। फिर आता है समतुल्यता जो हमने ऑलरेडी समझ ली है। फिर आता है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। यहाँ पे हम कल्चर के हिसाब से चीजें चेंज करते हैं, यानी कि एक कंटेक्स्ट में, इंडिया में एक वर्ड, अमेरिका में एक वर्ड अलग अलग माने जाएंगे, तो उनको कल्चर के हिसाब से ढाल देना। जैसे कि बेसबॉल हमारी एक इंडिया की भाषा में क्रिकेट कहा जाएगा, तो ये होता है अनुकूलन, ओके। इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी बहुत इंग्लिश वाली हेडिंग्स भी याद रखना, बिकॉज तुम्हारा पेपर अनुवाद पे है, तो कुछ पता नहीं कि किस लैंग्वेज में वो देते हैं चीजें, ओके। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 4। प्रश्न 4 आपसे कह रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि संस्कृति विशेष शब्दों के अनुवाद की समस्याएं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, संस्कृति विशेष शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अनुवाद में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कीजिए। ऐसे शब्दों के अनुवाद के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बतानी है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कर रहे होते हैं शब्द विशेष, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक तो सांस्कृतिक विशेष शब्दों के आशय होते हैं। कल्चर स्पेसिफिक वर्ड्स पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं जिनका अनुवाद बोला गया है। जो वर्ड्स किसी स्पेसिफिक कल्चर, रिलीजन या ट्रेडिशन से जुड़े होते हैं और उनका कोई डायरेक्ट वर्ड नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ड्स के हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, थैंक्स गिविंग, प्रॉम, पब कल्चर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंडिया में नहीं यूज करते, तो इनका अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब मुश्किलें क्या क्या आती हैं वो देखते हैं। एक, सबसे पहले तो हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चर में वो वर्ड यूज ही नहीं होता, कल्चरल डिफरेंस आ जाता है ना। जैसे कि पैर छूना हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, बट अगर मैं बाहर के लोगों को बताऊंगी टचिंग द फीट, तो उन्हें ये चीज गलत लगेगी, ओके। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का लॉस, यानी कि भाव जो होता है, एक इंसान जो भाव फील कर रहा होता है वो ट्रांसलेशन में गायब हो सकता है, ओके। और जितने भी इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, इनका अनुवाद करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द पल्सेस, तो ये चीज अगर मैं इंग्लिश इंसान को समझा रही हूँ, अमेरिका के इंसान को समझा रही हूँ, तो उसको ये गलत लगेगा, उसको ये ईडियम समझ नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है इन्हें ठीक करने की। सबसे पहला है बोरोइंग, वर्ड को एज इट इज लेके लिख देना, ओके। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन, व्याख्यात्मक अनुवाद, यानी कि हम एक शब्द को काफी सारे शब्दों का यूज करके बताते हैं, ओके। फिर आता है समतुल्य, हम पढ़ चुके हैं ये। अनुकूलन भी हम पढ़ चुके हैं, अडाप्ट करना, थोड़ा बहुत चीजों को मॉडिफाई कर देना, ठीक है।
टिप्पणियां फुटनोट का प्रयोग करना, यानी कि हम वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे और एक साथ में एक लाइन लिख देंगे कि इसका मतलब इंडिया में ये होता है। ओके, तो इसमें अनुवादक की भूमिका बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनको ये टेक्निक्स आनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए अनुवाद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 आपसे पूछ रहे हैं गृहस्थीकरण यानी कि डोमेस्टिकेशन और विदेशीकरण यानी कि फॉरेनाइजेशन अनुवाद रणनीतियों की तुलना कीजिए, उदाहरण सहित इनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो दो तरह की यहाँ पे अनुवाद की रणनीतियों पे बात करी गई है, हम दोनों को समझते हैं क्या होता है। ये दिया था हमें लॉरेंस वेनुती ने। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? लॉरेंस वेनुती। ओके, आपको पता होना चाहिए। ये रहा। पहले समझते हैं गृहस्थीकरण यानी कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। इसमें टेक्स्ट को टारगेट कल्चर के हिसाब से एडजस्ट करा जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी, बेसबॉल हमारे यहाँ पे क्रिकेट कहा जाएगा, तो हम वर्ड को ऐसे चेंज करते हैं ताकि जिन कल्चर वालों के लिए वो अनुवाद करा जा रहा है उनको वो समझ आ रहा है, उनको वो भाव महसूस हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है विदेशीकरण यानी कि फॉरेनाइजेशन। यहाँ पे सोर्स कल्चर को इंटेंशनली प्रिजर्व करना चाहिए, यानी कि हम लोग कुछ वर्ड्स को एज इट इज लिख देते हैं ताकि दूसरे वाले हमारे वर्ड्स को समझना और सोचना शुरू करें। ओके, अगर मैं इनकी बात करूं तो आप यहां से भी इसका डिफरेंस देख सकते हो। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है? इसमें अनुवादक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा अनुवादक इन दोनों रणनीतियों को साथ में लेके चलेगा, और इससे क्या होता है, चीजें आसान नहीं होती लेकिन हम लोग चीजों को समझना आसान कर सकते हैं दूसरों के लिए। ओके, देखो अब ये हो गए 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन में बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। तुम ये 5 क्वेश्चन समझो। ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए यानी कि क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 तुम्हें चाहिए इसके, तो तुम्हें नीचे क्या कमेंट करना है? 2। क्या कमेंट करना है? 2। अगर तुम 2 कमेंट करोगे तो मैं और 1-2 घंटे में दूसरी वीडियो भी डाल दूंगी। ओके, तब तक के लिए स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।